आइए इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण पाठ को। आप देखिए, यदि किसी वस्तु को हम ऐसे छोड़ दें तो यह कहाँ जाती है? पृथ्वी की ओर गिरती है। एक बार न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। कहा जाता है कि एक सेब गिरा तो उनके मन में प्रश्न आया कि आखिर यह सेब पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरता है। और यहीं से यह जो प्रश्न उनके मन में आया उसने जन्म दिया गुरुत्वाकर्षण के नियम का। आप देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखें गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने विभिन्न परीक्षणों के द्वारा यह पाया कि विश्व का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर एक बल आरोपित करता है और उस बल का नाम उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा देखिए केवल शॉर्ट में कि मान लीजिए एक ये पिंड है और ये दूसरा पिंड है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है और इस दोनों के बीच में दूरी मान लीजिए अगर d है, तो इनके बीच जो बल गुरुत्वाकर्षण का लगेगा वह बल इस m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। लेकिन यह जो दूरी है दोनों के बीच की, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूसरी चीज़ देखिए, यह जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वह प्रत्येक पिंड में प्रत्येक एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर लगाता है। साथ ही साथ यह विश्व के प्रत्येक कोने में लागू होता है, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके बारे में और विस्तार से भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसी क्रम में एक दो चीज़ें और आप देखें। जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, देखिए मान लीजिए यह वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु हमारी इस तरह से चक्कर लगा रही है, केंद्र है, तो आप देखेंगे कि यह वस्तु केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करती है, जिस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। साथ ही साथ यह वस्तु जब इस वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तो प्रत्येक स्पर्श बिंदु पर बाहर की ओर एक बल का अनुभव करती है। उस बल को हम कहते हैं अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो वह वस्तु इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। यदि यह अभिकेंद्र बल हमारा जो केंद्र की ओर है वह समाप्त हो जाए, कम हो जाएगा, तो यह वस्तु इस दिशा में गति करना शुरू कर देगी। जैसे मान लीजिए आप किसी एक धागे से पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं, तो जैसे ये धागा टूटता है तो वह पत्थर एक सीधी रेखा में गति कर जाता है। कारण कि यहाँ पर अभिकेंद्र बल हमारा समाप्त हो जाता है तो वह अपकेंद्र बल के कारण सीधी रेखा में गमन करना शुरू कर देता है। आइए गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के गणितीय स्वरूप को हम लोग देखें। देखिए, मानिए A और B दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है तथा उनके बीच की दूरी d है। वही हमने लिखा है कि माना A और B दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है तथा उनके बीच की दूरी d है। यदि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसको हम F मान लें कि F बल कार्य कर रहा हो, तो हम लोगों ने अभी गुरुत्वाकर्षण नियम में देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों के बीच होगा वह दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो हम लोगों ने लिखा F समानुपाती, प्रोपोर्शनल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, अर्थात m1 × m2। इसको हम लोगों ने समीकरण 1 ले लिया। साथ ही उसमें कहा था कि जो बल है
वह इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/d² हो गया। अब यदि 1 और 2 दोनों को मिला दें तो हो जाएगा F समानुपाती होगा, ये हो गया m1 m2 और d²। इसी को आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा F, जब भी समानुपाती का चिन्ह हट करके और हम लोग बराबर का चिन्ह डालेंगे तो एक स्थिरांक आता है, तो यहाँ पे स्थिरांक हो गया हमारा कैपिटल G m1 m2 d², जहाँ जो G है वह एक स्थिरांक है और उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक, अर्थात इन दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा F गुरुत्वाकर्षण बल, वो हो गया G m1 m2 d²। अब इस सूत्र से हम लोग G का मात्रक निकालते हैं, साथ ही साथ अन्य चीज़ें इससे रिलेटेड देखते हैं। ये F G m1 m2 d² है। जरा इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो हो जाएगा G m1 m2 = F d², G = F d² m1 m2। अब यदि हम लोग इसका मात्रक निकालना चाहें तो G का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर G का मात्रक, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी का मीटर² और यहाँ kg × kg तो kg², अर्थात ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर² पर kg²। ये हमारा G का SI मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर² पर kg²। और ध्यान दीजिए जो G का मान अभी तक निकाला गया है वो है लगभग, जो मान्य मान है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² पर kg²। अब आइए कुछ और चीज़ें इससे हम लोग डिस्कस करें। हम लोग देखें कि दूरी बदलने से या वस्तु के द्रव्यमान में बदलाव होने से जो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस तरह से बदलता है। देखिए पहला सिचुएशन, यदि दूरी आधी हो जाए, हम जानते हैं कि यदि दूरी d है और वस्तुएं m1 और m2 द्रव्यमान की हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल F हो गया G m1 m2 d²। अब देखिए इस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, आधी कर देते हैं, तो जो बल होगा क्या हो गया F' मान लें इसको, तो हो गया G m1 m2 d/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये कितना निकला, G m1 m2 बटा में देखिए d² 4 हो जाएगा तो यहाँ 4 चला जाएगा और बटा में d², अर्थात ये हो गया 4 और ये देखिए पूरा हमारा F के बराबर हो गया, तो 4F। मतलब जो हमारा दूसरा बल होगा, जो हमारे ये दूरी आधी करने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा पहले के कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखिए यदि दूरी को 2 गुनी कर दे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे नया बल F' बराबर हो गया G m1 m2 2d का होल स्क्वायर, मतलब हो गया G m1 m2 4d², मतलब ये है 1/4 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा F, तो 1/4F। अर्थात यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर देंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वह पहले का 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व के बारे में देखें। देखिए कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह कैसे संभव हो पाता है? यह संभव हो पाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अभी हमने बताया था कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस पर पृथ्वी
का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है सूर्य की ओर और सूर्य का कार्य करता है किधर, पृथ्वी की ओर, और दोनों परिमाण में बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। और सूर्य का बल अधिक होने के कारण पृथ्वी सूर्य की ओर गिरना चाहती है और उस पर एक कार्य करता है बल अभिकेंद्र बल, जिसके कारण वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर देती है। उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, चूंकि दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का बल कार्य करता है। फिर देखा जाए हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यह गुरुत्वाकर्षण ही बल है जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है। यदि यह बल नहीं होता तो हम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह पाते और पृथ्वी से बाहर की ओर अकेंद्र बल के कारण फेंक दिए जाते। अब देखिए चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से आप जानते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है, यह संभव हो पाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखें हम लोग गुरुत्व बल क्या हुआ। अभी हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा कि यह विश्व के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि उन दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसका एक विशेष नाम हम लोग दिए गुरुत्व बल, अर्थात पृथ्वी तथा किसी अन्य पिंड के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्व बल लगाती है उस बल के कारण वह वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। यदि वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की सतह की ओर गिरे और गुरुत्व बल लगे तो उस वस्तु का पतन जो पृथ्वी की ओर होता है उसको हम लोग कहते हैं मुक्त पतन। उसी को हम लोगों ने लिखा है कि गुरुत्व बल के कारण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की सतह की ओर गिरती हुई वस्तु मुक्त पतन में कही जाती है। अब जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे जाती है तो उसके गति में परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जहाँ गति में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है और उस त्वरण का हम लोग विशेष नाम देते हैं गुरुत्वीय त्वरण। वही है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। आइए हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है और इसकी त्रिज्या यहाँ r है और पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोगों ने m लिया है। अब एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m से हम लोग लिए हैं और यह वस्तु पृथ्वी के केंद्र से d दूरी पर है। जब भी हम लोग दूरी लेंगे वस्तुओं के बीच की तो उनके केंद्र के बीच की दूरी लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो क्या हो गया, Gm बटा में d², जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए यह वस्तु यहाँ से इस गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो g है। तो हम लोग जानते हैं कि बल क्या होता है, बल बराबर होता है गति के द्वितीय नियम के अनुसार द्रव्यमान गुने त्वरण, अर्थात यह जो बल है वह वस्तु के द्रव्यमान m और इसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए दोनों बल आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो एक और 2 से mg बराबर हो गया Gmm बटा में d²। इसका मतलब G बराबर हो गया Gmm बटा में d² इंटू m। तो देखिए mm कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि G बराबर हो गया Gm बटा में d²। ये हमारा G के लिए व्यंजक निकला। आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो उत्पन्न त्वरण है उसके व्यंजक में हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
पृथ्वी का द्रव्यमान और साथ ही पृथ्वी से उस वस्तु के बीच की दूरी। लेकिन इस g के व्यंजक में हम देखते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान सम्मिलित नहीं है, अर्थात वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। यह जो गुरुत्वीय त्वरण है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब इसकी और बातें हम लोग थोड़ा सा आगे देखें। देखिए यहाँ पर d अर्थात दूरी है नीचे में, इसका मतलब कि यह जो देखिए यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर है, यह g भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण पृथ्वी से वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। चूँकि यहाँ दूरी नीचे में है तो जब दूरी का मान अधिक हो जाएगा अर्थात पृथ्वी से दूरी बढ़ेगी तो g का मान कम होगा, और जैसे जैसे पृथ्वी को आएगी तो उसका मान g का अधिक होता जाएगा। अब हम लोग देखें कि पृथ्वी की सतह पर g का मान बराबर रहता है या कोई बदलाव होता है। देखिए अभी हम लोगों ने व्यंजक निकाला था g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण बराबर gm/d², जहाँ m है पृथ्वी का द्रव्यमान और d है पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी। अब मान लीजिए वह वस्तु पृथ्वी की सतह पे है, मान लीजिए यहाँ पर है, और ये त्रिज्या है पृथ्वी की r, तो ऐसी स्थिति में g बराबर हो जाएगा gm/r², जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है वह पूर्णतः गोल नहीं है, वह ध्रुवों पर, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव अगर हो तो ध्रुवों पर थोड़ी सी चिपटी है, लेकिन विषुवत रेखा विषुवतीय क्षेत्र में थोड़ा सा वो फैला हुआ है। अस्पष्टतः जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी वह उसके केंद्र से ध्रुव की बीच की जो त्रिज्या होगी वह कुछ कम होगी अपेक्षाकृत केंद्र से विषुवत रेखा की अपेक्षा। इसका मतलब कहाँ पर, ध्रुव पर, ध्रुवों पर r का मान क्या होगा, कम होगा, अतः g का मान अधिक होगा। अर्थात ध्रुवों पर g का मान पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक होगा, लेकिन दूसरी चीज विषुवत क्षेत्र में r का मान अधिक होगा, अतः g का मान कम होगा। मतलब पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक g का जो सबसे ज़्यादा मान होगा सतह पे वो ध्रुवों पर होगा, और जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो g के मान में धीरे धीरे कमी होती जाएगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की ओर हम लोग ध्यान दें कि यदि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं गिर रही हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग है, तो क्या वे एक ही साथ सतह पे पहुंचेंगी या अलग अलग समय पे पहुंचेंगी। हम लोग देखिए अपने डेली यूज़ में देखते हैं कि मान लीजिए दो कागज़ हों और ये दोनों कागज़ समान चौड़ाई के हों, और हम लोग क्या करते हैं यदि दोनों को इस तरह से ऐसे कर दें, जैसे एक को ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे गोला बना दिया और छत पे चले गए, और इसको ऐसे जब दोनों को छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिसको गोला बना दिया वो जल्दी गिर जाता है, लेकिन जो कागज़ खुला हुआ है उसके नीचे पहुंचने का जो समय है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन ज़रा इस सूत्र को देखिए, g कहता है gm/r², अर्थात वस्तु में जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब चाहे वस्तु बड़ी हो या छोटी हो, कम द्रव्यमान की हो या अधिक द्रव्यमान की हो, यदि उसको समान ऊंचाई से गिराएंगे तो उस ऊंचाई से पृथ्वी की सतह तक आने में उसको बराबर समय लगना चाहिए।
लेकिन अभी कागज़ में हम लोगों ने देखा कि ऐसा होता नहीं है। इसका कारण क्या है कि जब कागज़ को हम लोग गोल बना दिए और कागज़ दूसरा फैला हुआ है, दोनों को गिराते हैं, तो जो गोल कागज़ है उसमें हवा का जो प्रतिरोध है वो कम, उत्प्लावन बल कम लगता है, लेकिन चौड़ी सतह होने के कारण खुले हुए कागज़ में ज़्यादा लगता है। इस चीज़ को गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीसा की मीनार पे चढ़ के पीसा की मीनार से भिन्न भिन्न वस्तुओं को गिराया और उनके गिरने के समय को नोट किया, तो उन्होंने देखा कि जो वस्तुएं पीसा की मीनार से नीचे सतह पे आती हैं, तो चाहे वो खोखली हो या ठोस हो, बड़ी हो या छोटी हो, उनका समय पृथ्वी की सतह पर गिरने का निश्चित मतलब बराबर समय उनको मिला। बाद में गैलीलियो के बाद में हमारे जो वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने इसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। देखिए, उन्होंने ऐसा कंटेनर एक लिया, इसमें देखिए एक पंख रखा और एक कांच की गोली रख दी। उन्होंने क्या किया, एक चूसक पंप से इसके अंदर की वायु को धीरे धीरे समाप्त किया और इसको यहाँ पे मतलब वायु के दबाव को कम कर दिया, अंदर इसको बंद करके इस डिब्बों को उल्टा किया। जब उन्होंने उल्टा किया तो देखा गया कि ये फीदर, यह पंख और ये हमारे शीशे की गोली दोनों उल्टा होने के बाद यहाँ से यहाँ जो उल्टे में उसने सफ़र तय किया, दोनों का समय समान रहा। अर्थात जब एक ही ऊंचाई से दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं या खाली और भारी वस्तुओं को भी गिराएंगे तो पृथ्वी की सतह तक आने में उनको समान समय लगेगा। आज के पाठ में इतना ही। अन्य चीज़ें हम लोग फिर दूसरे क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।